क्या मैं अकेला हूं जिसे नहीं पता था कि इंडिया का इकोनॉमिक राइज कुछ कंट्रीज को नर्वस कर रहा है? पता चला इंडिया की स्टेबिलिटी एक बड़ी बात है और हर कोई इससे खुश नहीं है। यहां क्यों? इंडिया इकोनॉमिक लैडर पर तेजी से चढ़ रहा है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन ग्रेट ग्रोथ के साथ ग्रेट अटेंशन भी आती है। जैसे जैसे मेजर पावर्स के बीच ट्रेड वॉर्स तेज होते हैं, इंडिया का स्टेडी हैंड सबका ध्यान खींच रहा है। ये कंट्रीज इतने कंसर्न क्यों हैं? सिंपल, एक स्टेबल बूमिंग इंडिया का मतलब ग्लोबल ट्रेड में एक पावरफुल प्लेयर है। इसका मतलब इंडियन बिजनेस और वर्कर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है और वर्ल्ड स्टेज पर एक स्ट्रॉन्गर वॉइस भी। लेकिन असली कहानी यहां है, बाहर के प्रेशर और परेशानी पैदा करने की कोशिशों के बावजूद इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मजबूत बने हुए हैं। यह स्टेबिलिटी सिर्फ इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, यह ग्लोबल बिजनेस के लिए भी अच्छी है। तो अगली बार जब आप किसी और ग्लोबल ट्रेड वॉर की हेडलाइन के बारे में सुने, याद रखें, इंडिया की स्टेबिलिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह स्ट्रेटेजी, रेजिलियंस और एक कंट्री का नतीजा है जो आगे बढ़ने के लिए डिटरमाइंड है, चाहे कुछ भी हो। बने रहे, क्योंकि ग्लोबल गेम में इंडिया का रोल सिर्फ बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका और चाइना ट्रेड वॉर के मुख्य लीडर्स हैं। अमेरिका को दूसरे देशों की ग्रोथ पसंद नहीं, इसीलिए वह इंडिया जैसे बढ़ते देशों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया की स्टेबिलिटी और प्राउड स्टैंड दुनिया के सामने मिसाल है। कुछ कंट्रीज इंडिया के राइज को अपने इन्फ्लुएंस के लिए खतरा मानते हैं, इसीलिए आपको इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के अटेम्प्ट्स दिखेंगे, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करके। बॉर्डर पार से सपोर्टेड ग्रुप्स खासकर पाकिस्तान में चीजों को हिलाने और इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। पहलगाम की सुबह हमेशा की तरह शांत और खूबसूरत थी। हिंदू पर्यटक परिवार और समूहों में यहां घूमने आए थे। स्थानीय बाजारों और घाटों पर रौनक थी, बच्चे खेल रहे थे और पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। अचानक एक तेज धमाका और गोलियों की आवाज ने पूरे माहौल को बदल दिया। इस हमले में 26 हिंदू पर्यटकों को उनके परिवार के सामने धर्म पूछकर मार दिया गया। यह हमला न सिर्फ जानलेवा था, बल्कि समुदाय को निशाना बनाने की एक सोची समझी साजिश थी। परिवारों की चीखें और मातम पूरे पहलगाम में गूंज उठे। हिंदू पर्यटक डर के मारे इधर उधर भागने लगे, कई लोग घायल हो गए। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी। हमलावरों का असली मकसद था हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत फैलाना। उन्होंने जानबूझकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया ताकि सांप्रदायिक तनाव भड़क सके। यह हमला भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। हमलावर चाहते थे कि देश में डर और अविश्वास का माहौल बन जाए। उनका इरादा था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन यह हमला भारत की आत्मा पर भी एक गहरा प्रहार था। यह घटना दिखाती है कि आतंकवाद का असली मकसद सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं, बल्कि समाज में नफरत और अविश्वास की दीवारें खड़ी करना है। पहलगाम हमला इसी साजिश का हिस्सा था, जिसे देश के दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। उनका निशाना सिर्फ मासूम पर्यटक नहीं थे, बल्कि भारत की सदियों पुरानी एकता थी। वे जानते थे कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में छिपी एकता है। अगर इस एकता की दीवार में दरार डाल दी जाए तो देश खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहलगाम को चुना, एक ऐसी जगह जहां हिंदू पर्यटक और स्थानीय मुस्लिम समुदाय दोनों मौजूद थे, ताकि एक ही वार से कई निशाने साधे जा सकें, डर, अविश्वास और बंटवारा। हमले की जगह और समय का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। अमन और भाईचारे के इस केंद्र में हमला कर उन्होंने पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की। यह महज एक संयोग नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी। हमलावरों ने जानबूझकर एक ऐसे स्थल को चुना जहां दोनों समुदायों की मौजूदगी थी, ताकि घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके और देश में तनाव फैलाया जा सके। उनका मकसद था कि हर नागरिक अपने पड़ोसी पर शक करे। उनका मकसद साफ था, इस हमले को एक सांप्रदायिक रंग देना, ताकि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत की आग भड़क उठे। वे चाहते थे कि देश का हर नागरिक अपने पड़ोसी को शक की निगाह से देखे और शांति की जगह दंगे और हिंसा ले ले। यह सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, यह भारत की अखंडता पर किया गया एक सीधा प्रहार था। दुश्मनों ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें अगर देश फंस जाता तो उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। वे चाहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
हर शहर, हर गली में दंगे हों। वे चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक अस्थिर और असहिष्णु देश की बन जाए, जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसका हथियार गोलियां नहीं, बल्कि नफरत और अविश्वास थे। लेकिन क्या उनकी यह साजिश कामयाब हो पाई? सावधान रहें, सतर्क रहें। दुश्मन का प्लान बहुत ही शातिर और खतरनाक था। उन्होंने इस हमले को अंजाम देने के लिए महीनों तक तैयारी की थी। उनका पहला कदम था सोशल मीडिया और फर्जी खबरों के जरिए देश में नफरत का माहौल बनाना। हमले से कुछ हफ्ते पहले से ही उन्होंने अलग अलग फर्जी अकाउंट्स के जरिए भड़काऊ पोस्ट और वीडियो फैलाने शुरू कर दिए थे। इन पोस्ट्स में एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ उकसाया जा रहा था। उनका मकसद था कि जब हमला हो तो लोगों का गुस्सा तुरंत भड़क उठे और वे बिना सोचे समझे एक दूसरे पर हमला कर दें। वे समाज के ताने बाने को तोड़कर उसे हमेशा के लिए कमजोर कर देना चाहते थे। उनका दूसरा कदम था हमले को पूरी तरह से एक सांप्रदायिक घटना के तौर पर पेश करना। हमलावरों ने जानबूझकर ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जिससे लगे कि यह हमला किसी एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों पर किया है। उन्होंने घटनास्थल पर कुछ ऐसे सबूत छोड़े जो पूरी तरह से मनगढ़ंत थे और जिनका एक ही मकसद था, जांच को भटकाना और लोगों के मन में जहर घोलना। वे चाहते थे कि देश की मीडिया और आम जनता उनके बुने हुए जाल में फंस जाए और सच्चाई सामने आने से पहले ही देश नफरत की आग में जलने लगे। यह एक ऐसी आग थी जिसे बुझाना शायद बहुत मुश्किल हो जाता। उनका तीसरा और सबसे खतरनाक मकसद था देश के अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा करना। जब शहरों में दंगे फैलते तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कहने का मौका मिल जाता कि भारत सरकार अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम है। वे मानवाधिकार संगठनों और दूसरे देशों को भारत के खिलाफ भड़काना चाहते थे। उनकी योजना थी कि जब भारत अंदरूनी समस्याओं में उलझा होगा, तब वे सीमा पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकेंगे। यह एक बहुस्तरीय हमला था जिसमें जमीन पर आतंकवाद और डिजिटल दुनिया में प्रोपेगेंडा दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन हर साजिश में कोई ना कोई सुराख जरूर रह जाता है। दुश्मन यह भूल गए थे कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो हजारों सालों की सहिष्णुता और आपसी सम्मान की नींव पर खड़ा है। उन्होंने हमारे समाज की ऊपरी सतह को तो देखा, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि कुछ भड़काऊ वीडियो और एक कायराना हमला इस देश को तोड़ सकता है। वे यह नहीं जानते थे कि जब भी इस देश पर कोई संकट आता है तो यहां के लोग धर्म और जाति भूलकर एक हो जाते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जैसे ही यह खबर फैली कि पहलगाम पर हमला एक सोची समझी साजिश थी जिसे पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया, पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। हर तरफ एक ही सवाल था, हमारे देश की एकता पर हमला क्यों? दुश्मन यही चाहता था कि भारत में डर और बिखराव फैल जाए। उन्हें उम्मीद थी कि लोग सड़कों पर उतरेंगे और देश में तनाव बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कश्मीर के लोगों ने इस हमले के खिलाफ आवाज उठाई और सड़कों पर उतरकर आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई। हर धर्म, हर समुदाय के लोग एक साथ खड़े हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर आतंकवाद का विरोध किया। भारत के नागरिकों ने दिखा दिया कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, भले ही हमारी भाषा, धर्म या रीति रिवाज अलग हों। इस एकता और भाईचारे ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने एक दूसरे को शांति और एकता बनाए रखने का संदेश दिया। जिम्मेदार नागरिकों और फैक्ट चेकर्स ने फर्जी खबरों को तुरंत बेनकाब किया। देश भर में #इंडिया यूनाइटेड और #पहलगाम यूनाइटेड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिनमें लोग एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। युवाओं ने दिखा दिया कि वे डिजिटल दुनिया के खतरों को समझते हैं और किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं बनेंगे। अलग अलग धर्मों के नेताओं ने भी एक साथ आकर शांति और एकता की अपील की। उनका संदेश साफ था, हमें बांटने की हर कोशिश को मिलकर नाकाम करना है। जब समाज एक हो जाता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। यही भारत की असली ताकत है, हमारी एकता, हमारा भाईचारा और हमारी भारतीय पहचान। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार और सेना ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। देश की सुरक्षा एजेंसियों, सेना और सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने मिलकर एक निर्णायक जवाब की रणनीति बनाई। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों की पहचान की। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची।
इन सभी स्थानों को सैटेलाइट और डिजिटल सर्विलांस से चिन्हित किया गया। इसी दौरान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम के आसपास के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय खुफिया जानकारी और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक और शक्तिशाली हमले किए। हर ठिकाने को एक एक कर निशाना बनाया गया, जिससे आतंकियों के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा। इस निर्णायक कार्रवाई ने देशवासियों में सुरक्षा और गर्व की भावना को और मजबूत किया और दुनिया को भारत की ताकत का संदेश दिया। डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पांस के बाद जब डस्ट सेटल हो गई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टेप लिया। एक ऑल पार्टी, ऑल रिलीजन डेलीगेशन बनाई गई जो इंडिया के हर फेथ, हर रीजन और हर पॉलिटिकल वॉइस को रिप्रेजेंट करती थी। उनका मिशन था दुनिया भर के 30 मेजर देशों तक पहुंचना। वॉशिंगटन से लंदन तक, पेरिस से रियाद तक, न्यूयॉर्क से टोक्यो तक की कैपिटल्स में इंडियन डेलीगेशन एक क्लियर मैसेज लेकर गई। इंडिया की लड़ाई किसी रिलीजन या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमारा अकेला एनिमी टेररिज्म है। उन्होंने पहलगाम अटैक का दर्द समझाया और बताया कि कैसे टेररिस्ट फेथ के मीनिंग को ट्विस्ट करके ह्यूमैनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने हर नेशन से पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर टेररिज्म के ग्लोबल थ्रेट के खिलाफ एक होने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और वायलेंस के लिए रिलीजन का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ यूनाइटेड स्टैंड लेने की बात कही। इस अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमैटिक मूव ने एक पावरफुल सिग्नल भेजा। इंडिया पीस, यूनिटी और सभी पीपल्स की सेफ्टी के लिए खड़ा है, चाहे उनका फेथ या नेशनैलिटी कुछ भी हो। इसने दुनिया को याद दिलाया कि असली बैटल रिलीजन्स के बीच नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी और हेट के बीच है। इंडिया की आवाज कॉन्टिनेंट्स में गूंज उठी। आइए हम सब एक साथ खड़े हों, सिर्फ नेशंस के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फैमिली के तौर पर टेरर के डार्कनेस के खिलाफ। सिर्फ साथ मिलकर ही हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां दुनिया के हर कोने में हर बच्चा बिना डर के रह सके। पहलगाम हमला कोई साधारण घटना नहीं थी। यह पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा रची गई एक सोची समझी रणनीतिक साजिश थी। इस हमले का मकसद भारत की एकता और विविधता को तोड़ना था, लेकिन भारतीय समाज ने इसका जवाब एकजुट होकर दिया। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनेकता में एकता है। यहां हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग पहले भारतीय हैं। हमारे हथियार या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि हमारी एकता और देशभक्ति हमें अजेय बनाती है। जब भी कोई दुश्मन हमें धर्म या जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करता है, भारतीय एकता एक अभेद्य ढाल बन जाती है। यह एकता हमारे खून में, हमारी संस्कृति में और हमारे इतिहास में रची बसी है। यही ताकत है जो भारत को भारत बनाती है। कोई भी साजिश इसे तोड़ नहीं सकती। आज का भारतीय नागरिक जागरूक है, जिम्मेदार है और सच्चाई तथा प्रोपेगेंडा में फर्क समझता है। वह जानता है कि नफरत की राजनीति का अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। जब देश पर संकट आता है, तो हर भारतीय देश सर्वोपरि, देश सर्वप्रथम को अपना धर्म मानता है। भारत के लोग पहले देश, फिर सुरक्षा, फिर स्वयं और धर्म को महत्व देते हैं। यही वजह है कि कोई भी ताकत भारत की विविधता या उसकी धार्मिक एकता को डिगा नहीं सकती। दुश्मनों की साजिशें बार बार नाकाम होंगी, क्योंकि भारत की आत्मा उसकी एकता में बसती है। हमें हमेशा सतर्क रहना है और अपने पड़ोसी, समाज और देश की एकता पर भरोसा रखना है। पहलगाम की घटना हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तो हम अजेय होते हैं। भारत की आत्मा उसकी विविधता और एकता में है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम एक दूसरे की आस्था और पहचान का सम्मान करते रहेंगे, भारत को कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।